नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। तो हम सब लोग जो है इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, तो उसी क्रम में नेक्स्ट लेक्चर है ये। हम सब लोग कल आरटीई के बारे में पढ़े थे, उसके कुछ पॉइंट रह गए थे, तो आज वो कुछ पॉइंट देखेंगे। आरटीई 2009 जो हम कल पढ़ा रहे थे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन 2009, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट कल हुए थे, कुछ रह गए थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे, आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीई 2009 क्या कहते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहता है। कल कुछ पॉइंट हुए थे, जिन्होंने नहीं देखा प्लेलिस्ट में जाके वो हमारी वीडियो देख सकता है, वो कल वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज पूरी एनसीईआरटी बुक हम सब लोगों को कवर करनी है, वही करा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, प्रत्येक अध्यापक प्रति सप्ताह 45 घंटे काम करे और प्रतिदिन 7.5 घंटे। तो आरटीई 2009 कहता है ना कि प्रत्येक अध्यापक, ठीक है, प्रत्येक अध्यापक एक सप्ताह में 45 घंटे काम करना उसका आवश्यक है, और एक दिन में 7.5 घंटा आवश्यक है। ठीक है, और अध्यापकों को केवल 3 गैर शैक्षिक कामों में लगाया जाए। आरटीई कहता है, आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि अध्यापकों को सिर्फ गैर शैक्षिक कामों में अगर लगाना है तो सिर्फ 3 कामों में लगा सकते हैं। कौन कौन? चुनाव, आपदा प्रबंधन और जनगणना। ठीक है, 3 कामों में आप लगा सकते हैं, इनके अलावा नहीं लगा सकते हैं। और आरटीई क्या कहता है? आरटीई कहता है कि हर विद्यालय में अध्यापक के 90% पद हमेशा भरे रहें। तो आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहता है कि हर विद्यालय में 90% जो है अध्यापक के पद हमेशा भरे रहें। ठीक है, प्राथमिक में 30 बच्चों पे एक और उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पर एक अध्यापक होना आवश्यक है। आरटीई 2009 के अनुसार कि प्राथमिक विद्यालय जो हैं उनमें जो है 30 बच्चों पे एक, और उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें 35 बच्चों पे एक अध्यापक होना आवश्यक है। 30 बच्चों पे एक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक में 35 बच्चों पे एक, याद रखना। पांचवा है, सतत एवं व्यापक आकलन पद्धति से आकलन किया जाए। वो आरटीई कहता है सतत एवं व्यापक आकलन पद्धति जो है आकलन करने के लिए अपनाई जाए। ऐसा नहीं सिर्फ वार्षिक परीक्षा करा लिए, एक देख लिए, काम हो गया, ऐसा नहीं है। आकलन जो है सतत एवं व्यापक आकलन पद्धति से कराया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो है प्रत्येक विद्यालय में, छठा, प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन किया जाए। कहता है कि प्रत्येक विद्यालय में एक स्कूल प्रबंधन समिति का गठन होना चाहिए। अब उस समिति में कौन कौन होना चाहिए, याद रखना। उस समिति में जो है 3/4 अभिभावक हों और अभिभावकों में 1/2 संख्या माताओं की हो। मतलब जो विद्यालय प्रबंधन समिति है, स्कूल प्रबंधन समिति, उसमें 3/4 अभिभावक हों, वहीं 3/4 में से 1/2 संख्या किसकी हो? माताओं की हो। और कौन हो? और 2 अध्यापक हों, एक प्रधानाचार्य हो, और जनता द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है उसके द्वारा नामित व्यक्ति हो। तो कौन कौन होना चाहिए? 3/4 अभिभावक होना चाहिए, उनमें से 1/2 माताएं होनी चाहिए, 2 अध्यापक होना चाहिए, एक प्रधानाचार्य होना चाहिए, और जनता द्वारा चुना हुए प्रतिनिधि द्वारा नामित व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, 7वां पॉइंट है कि शून्य अवरोधन नीति ने विद्यालय प्रवेश को सुधारा है। शून्य अवरोधन नीति ने क्या क्या? शून्य अवरोधन नीति क्या होती है हम कल के लेक्चर में बताए थे, जिन्होंने नहीं देखा देख ले जाके। ठीक है, बेसिकली बता देते हैं। शून्य अवरोधन नीति ये होती है जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते ना। ये जो है आरटीई 2009 ने नियम बनाया था कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं शून्य अवरोधन नीति। फेल ना करने की नीति को बोलते हैं शून्य अवरोधन नीति। ठीक है, 5वां पॉइंट है, आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत शिकायत निवारण का उत्तरदायित्व निम्न में से किस संस्थान प्राधिकरण को दिया? आरटीई एक्ट 2009 जो है एक संस्था को, एक प्राधिकार या प्राधिकरण या संस्थान को यह अधिकार देता है कि जितने स्कूल में जो बच्चों से प्रॉब्लम, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्कूल से संबंधित कोई समस्या है बच्चों को, तो उसका आप निवारण कर सकते हैं। तो ये किसको दिया गया था? आरटीई जो है ये दिया था एनसीपीसीआर को, ये जिम्मेदारी दी थी। किसको दी थी? एनसीपीसीआर को। ठीक है, कि आप जो है शिकायत का निवारण करेंगे विद्यालय में बच्चों से संबंधित। तो एनसीपीसीआर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, याद रखना क्या होता है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। देखिए लिखा भी है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है कि विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक लगाया जाए। किसने कहा? किसके द्वारा रोक लगाएगी? तो आरटीई एक्ट 2009 के द्वारा लगाएगी। किसके द्वारा? तो आरटीई एक्ट 2009 द्वारा विद्यालय में शारीरिक दंड पर रोक बिल्कुल रूप से लगाई गई कि आप विद्यालय में किसी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दे सकते। 10वां है, आरटीई एक्ट के अनुसार प्रत्येक निजी विद्यालय द्वारा 25% बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, तो आरटीई कहता है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जितने भी प्राइवेट विद्यालय हैं, उनमें जो है कम से कम 25% बच्चा ऐसा होना चाहिए जो निःशुल्क पढ़ रहा हो, जिसकी फीस ना पड़ रही हो। ठीक है, अब 11वां, वह विद्यालय जो 3 वर्षों तक आरटीई एक्ट अधिनियम का पालन सुनिश्चित नहीं करता बंद कर दिया जाएगा। कितने वर्षों तक? पूछ लिया जा सकता है कितने वर्षों तक? तो 3 वर्षों तक। और किसके अधिनियम का पालन नहीं करता? आरटीई एक्ट अधिनियम का पालन नहीं करता। तो ठीक है,
12वां क्या है कि आरटीए एक्ट अधिनियम द्वारा क्लास 1 से 5 हेतु कार्य दिवस की न्यूनतम संख्या 220 हो। तो कितने दिन में 220 हो? एक साल में। मतलब आरटीए एक्ट कहता है कि एक साल में कक्षा 1 से 5 तक के कम से कम कार्य दिवस की संख्या कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम 120 होनी चाहिए, 120 से कम नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा चाहे जो पहुंच जाए। ठीक है। 13वां क्वेश्चन। अब हम आरटी एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार 2009 के बारे में सारे पॉइंट हो गए। अब चलिए आगे उसके पढ़ते हैं। आगे है कि मडगांव गोवा में है। मडगांव कहाँ है? गोवा में है। अब गोवा से केरल तक जाएं या फिर केरल से गोवा तक जाएं, रास्ते में क्या मिलेगी? रास्ते में 92 सुरंगें मिलेंगी और 2000 पुल मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलेंगे। अब केरल में ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं? तो केरल में ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम कलर की धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। क्या पहनते हैं? सफ़ेद या क्रीम कलर रंग की धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। अब देखिए 16 से 20 तक जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे एनसीईआरटी बुक में दिया गया, पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो अभी रट लीजिए। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में। और कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में। देखिए कोंकणी मेन रूप से तो गोवा में बोली जाती, लेकिन जैसे कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती, लेकिन यहाँ कुछ लोग कोंकणी भी बोलते हैं। महाराष्ट्र में क्या बोली जाती? मराठी, कुछ लोग कोंकणी भी बोलते हैं। केरल में क्या बोली जाती? मलयालम, लेकिन कुछ लोग कोंकणी भी बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मलयालम कहाँ बोली जाती? केरल में। कोंकणी बोली जाती गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल में। और मराठी कहाँ बोली जाती? महाराष्ट्र में। गुजराती कहाँ बोली जाती? गुजरात में। और कहाँ बोली जाती? दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में। अब ये याद रखिए, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी नहीं है। ठीक है, तो दादर नागर हवेली और दमन द्वीप दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी नहीं है, ये एक हो चुके हैं। कब से हो चुके हैं? 26 जनवरी सन 2020 से। ठीक है, तो ये याद रखना कि गुजराती दादर नागर हवेली और दमन द्वीप और गुजरात में बोली जाती है। अब कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? तो कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक में। तो आज के 20 पॉइंट हो गए। जिन्होंने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो जाके देख लें। पूरा एनसीईआरटी बुक हम सब लोग कवर कर रहे हैं। जब एनसीईआरटी बुक पढ़ जाएगी तब हम सब लोग जो है एनसीईआरटी बुक के अनुसार ही इसकी जो है पैडागोजी पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, तो हमारे चैनल पे जो नए हैं या अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अगर पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें। अगर कोई शिकायत है, कोई सुझाव है, कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए इन सब की तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नया वीडियो आए तो आपको अच्छी तरीके से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, आप जो है उसका फ़ायदा ले सकें। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।